हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 9th ऑफ जनवरी के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे, 9 जनवरी 2025 के। ठीक है, 8 जनवरी तक हम लोगों ने सारे करंट अफेयर्स कंसिस्टेंसी के साथ सारे करंट अफेयर्स हम लोगों ने देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ना। और ये सिर्फ आपको A1 IS पे ही मिलेगा और कहीं पे भी इस तरीके से आपको पढ़ाई नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो आपको चैनल को ज्वाइन करना और हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, एक एक करंट अफेयर्स को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट तरीके से पढ़ेंगे और पूरे साल कैसे कवर करेंगे, और फिर अपना एग्जाम काफी अच्छे तरीके से हम लोग देने वाले हैं, जो भी एग्जाम आप लोग देने वाले हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है बीपीएससी वाले, जो कि 71st बीपीएससी की तैयारी करें, 72nd बीपीएससी की तैयारी करें, उन सब बच्चों के लिए ये इनिशिएटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज के हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल A1 IS ऑफिशियल पे ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे आपको, है ना? ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, इन क्वेश्चंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है 8 जनवरी के करंट अफेयर से निकाले गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। आपके बीपीएससी वाले एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? पहला क्वेश्चन पूछा है, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अजय बांगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 14th प्रेसिडेंट है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, आपको चीजों को कवर करते हुए चलना होगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ना। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी हम लोग पढ़ाते हैं बहुत ही क्लियरिटी के साथ पढ़ाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से कॉन्फ्रेंस के तहत हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 1944 में इसकी स्थापना हुई और 1946 में इसने अपना वर्किंग स्टार्ट कर लिया था, जून 1946 के साथ। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए थे, है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहली कंट्री जिसे लोन दिया गया था वर्ल्ड बैंक द्वारा, वो कौन सी थी? आप विश्वास नहीं करेंगे, वो कंट्री थी फ्रांस। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप सोचेंगे कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री होगी, ये सब होगी वो सब होगी, पर नहीं, आपको ध्यान रखना है फ्रांस को पहला लोन मिला था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और पहली नॉन यूरोपियन कंट्री कौन सी थी? तो आपको ध्यान रखना है चिली थी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसे 1948 के अंदर लोन दिया गया था वर्ल्ड बैंक द्वारा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। हम लोगों ने ये सारी चीजें 8 जनवरी के करंट अफेयर्स में ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो जो जिसने भी मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे उसको देखना है डेली, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? द केस ऑफ पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से ही आएगा। द केस ऑफ ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2005 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? ठीक है, ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में क्या कहा गया था, इसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है? किस बारे में बात हुई थी? तो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट बात हुई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था इस बार एग्जाम में आ सकता है। क्यों? क्योंकि कर्नाटका ने क्या फैसला लिया है कि वो एससी जो है, शेड्यूल कास्ट है, उसका सब सब क्लासिफिकेशन करेंगे। ये किसने फैसला लिया है? अभी हाल फिलहाल में कर्नाटका में फैसला लिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और सीतारमैया उनके चीफ हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सब क्लासिफिकेशन की बात अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी कही थी। कब? 2024 में। आपको ध्यान रखना है, सितंबर अक्टूबर में जो जजमेंट आया उसमें कहा गया कि सब क्लासिफिकेशन करनी होगी और क्रीमी लेयर बनाना होगा। कहां पे? एससीज और एसटीज के अंदर। ये बात किसमें कही गई थी? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में क्या था? रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की बात हुई थी, आपको पता ही है ना? इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि राइट टू इक्वालिटी भी क्वेश्चन आंसर इसका हो सकता है इन केस आपको रिजर्वेशन नहीं दिखे तो। ठीक है, क्योंकि जजमेंट में कहा गया था कि इससे जो राइट टू इक्वालिटी पे असर पड़ता है, तो राइट टू इक्वालिटी का हवाला दिया गया था किस चीज में? इसके जजमेंट में, आपको ध्यान रखना है। बट ऑप्शन में अभी रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, तो आपको ध्यान रखना है यही इसका करेक्ट आंसर है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आपको कवर करते हुए चलना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच प्रोसेस? ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इस टाइप से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं, और क्वेश्चन आपका मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन दूंगा, आपको सॉल्व करना है। तो एटॉमिक बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियर फिजन
के प्रोसेस पे काम करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन आई थिंक आप जानते ही होंगे, है ना। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है बचपन में तो आपको न्यूक्लियर फिजन के बारे में पता होगा, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है ये भी पता होगा, है ना। न्यूक्लियर फिजन होता है जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल, हैवी वेट वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, बड़ा एटम, ठीक है, दो छोटे छोटे बड़- बड़ा मॉलिक्यूल जो दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक बड़े मॉलिक्यूल में बन जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन आपको समझ में आ गया। न्यूक्लियर फिजन किस में काम आता है, न्यूक्लियर फिजन काम आता है एटॉमिक बॉम्ब में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन बॉम्ब अगर इसकी जगह पूछ लिया जाए तो हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या काम आएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों चीज में डिफरेंस समझ के चलना है। और एक और चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो ज्यादा पावरफुल है किससे, एटॉमिक बॉम्ब से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच कंट्रीज शेयर्स द लार्जेस्ट बाउंड्री विद द मेडिटेरेनियन सी। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आएगा। मेडिटेरेनियन सी वाली जो कंट्रीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और हाल ही फिलहाल में एस जयशंकर की, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट भी आई थी मेडिटेरेनियन कंट्रीज से रिलेटेड, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैं ये सारी, तो इनमें से पूछा गया कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करती है, किसकी किसके साथ, मेडिटेरेनियन सी के साथ। तो सबसे लंबी बाउंड्री कौन शेयर करता है, ग्रीस करता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुका हूं, ठीक है। तो 8 जनवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वहीं से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं और इसी टाइप से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं इस बार बीपीएससी वाले एग्जाम्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच कंट्री रिसेंटली कैंसल्ड द विजिट ऑफ इट्स जुडिशियल ऑफिसर्स टू इंडिया फॉर ट्रेनिंग पर्पजेस, ठीक है। ट्रेनिंग पर्पज के लिए एमओयू साइन हुआ था किसके बीच में, इंडिया और कौन सी कंट्री थी, तो कंट्री थी बांग्लादेश, ठीक है। बट अब इन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ पे आ गए हैं मोहम्मद यूनुस, आपको पता है। और ये काफी ज्यादा एंटी इंडिया हो रखे हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो इन्होंने जो विजिट थी जुडिशियल ऑफिसर्स की उसे भी कैंसिल कर दिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं, आपको ध्यान रखना है। और अब हम लोग करेंगे 9 ऑफ जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, ठीक है। इसलिए कमर कस लीजिए और एक एक करके हम लोग आज के करंट अफेयर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख, पहला जो टॉपिक है वो देखिए। पहला टॉपिक क्या है, 8 सिक्योरिटी पर्सनल अमंग 9 डेड इन आईईडी ब्लास्ट ट्रिगर्ड बाय माओइस्ट इन बस्तर, ठीक है। तो बस्तर रीजन कहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि हमारे जवान जा रहे थे और उन पे आईईडी का ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से हमारे कई सारे जवानों की मौत हो गई। अराउंड अभी तक जहां तक मेरे को पता चला है 9-10 जवानों की मौत हो चुकी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो उनका व्हीकल था वहां पे आईईडी का ब्लास्ट किया गया, किसके द्वारा, माओइस्ट के द्वारा, जो माओवादी जो लोग हैं, माओवादी संगठन है, उनके द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज हुआ कहाँ पे, ये चीज हुआ बस्तर रीजन में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, आईईडी के बारे में, ठीक है। आईईडी, आईईडी क्या होता है इसके बारे में। तो आईईडी आपको पता ही होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी पिक्चर्स, कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। ये होममेड इस टाइप के बॉम्ब्स होते हैं जिसे आप घर पे भी बना सकते हो, आप नहीं, मतलब जो भी आतंकवादी होते हैं वो लोग बनाते हैं। आप देख लो इस पे किस टाइप से नोकिया का फोन सेट कर रखा है टाइमर के लिए, तो इस टाइप से आईईडी को बना दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आईईडी की एक बार फुल फॉर्म देख लीजिए यार, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन कुछ ना पूछ के, डिफिकल्ट ना पूछ के, सीधा सीधा उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इम्प्रोवाइज्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव डिवाइस, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, ये क्या है, ये है फुल फॉर्म आईईडी का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चैट जीपीटी का ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। तो कई बार क्या होता है, बीपीएससी तो जो एग्जाम है इसमें तो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हो किस टाइप का आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। आपको पता ही है इस बार देखने को क्या मिला है ना। और इस टाइप के फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। इसी की जगह आईआईटी की जगह 3-4 अलग अलग टाइप के फुल फॉर्म्स होंगे और आप समझ नहीं पा रहे होगे कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है। तो आपको ध्यान रखना है आईईडी का फुल फॉर्म क्या है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। आईईडी देखने को मिल गया किस टाइप का होता है, होममेड बॉम्ब्स होते हैं ये सारे चीज, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एचएमपीवी नॉट न्यू वायरस इन इंडिया, किसने कहा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा, सेज एज केसेस डिटेक्टेड, ठीक है। तो आपको पता है कि चाइना से कुछ वीडियोस आ रही थी कि वहां के लोग खांस रहे हैं, जुकाम हो रखा है सबको, मतलब सेम उसी टाइप की वीडियो थी कोविड वाली, है ना। जैसे हम लोगों ने देखा था कोविड के टाइम पे, इनिशियल टाइम में जब हम लोग को पता भी नहीं था कि कोविड नाम की भी कोई चीज आई है, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया था, चाइना ने सारी चीजें छुपा ली थी और उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ा, आप सबको ही पता है 2020 के अंदर, है ना। अब क्या हो रहा है, सेम उसी टाइप की वीडियोस आई थी तो काफी पैनिक आ गया था इंडिया में भी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से कोविड जैसी कोई नई बीमारी आ गई है जिससे फिर से कई लोगों की मौत होने वाली है। बट हाल अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई ये जो एचएमपीवी वायरस जो है
ये न्यू नहीं है इंडिया में, मतलब ये तो बहुत पहले से ही यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो वायरस है ऐसा नहीं है कि कोई न्यू है, जैसे कोविड था। कोविड के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो वायरस है इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। बट एचएमपीवी वायरस के बारे में क्या जानकारी निकल के आ रही है कि इसके बारे में हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है। ये तो पूरे वर्ल्ड में ही फैल रहा है, वो भी अभी से नहीं, 1950 से ही फैल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमको ज्यादा इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2001 में नीदरलैंड्स के कुछ रिसर्चर्स ने एचएमपीवी को डिटेक्ट किया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब इसको आप कह सकते हैं, अगर डिस्कवरी की बात करी जाए कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो आप लिख सकते हैं कि नीदरलैंड्स के रिसर्चर्स ने किया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंट्री कौन सी थी? कंट्री थी नीदरलैंड, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। वैसे एचएमपीवी जो वायरस है 1950 से ही पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, और जो बहुत सारे बच्चे जो हैं 10-12 साल तक की उम्र के जब तक आते हैं वो तब तक उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी आ जाती है ताकि वो इस टाइप के जो वायरसेस हैं उनको झेल पाए, ठीक है। क्योंकि ये जो वायरस है सबसे ज्यादा अटैक किसको करता है? चिल्ड्रंस को ही करता है। और किसको करेगा? जो बूढ़े लोग होते हैं उन लोगों को करता है, या जिनकी इम्यूनिटी काफी वीक है उन लोगों को करता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे किसके बारे में? एचएमपीवी वायरस के बारे में, ठीक है। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेन है इसकी भी फुल फॉर्म देखना। इसकी फुल फॉर्म देखिए देखिए ह्यूमन मेटानीमो वायरस, ठीक है। ह्यूमन मेटानीमो वायरस इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। एचएमपीवी की ह्यूमन, इसको आप लिख लेंगे एक बार लिख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। ह्यूमन मेटा नीमो वायरस, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हेल्थ मिनिस्टर का, ये तो बहुत पहले से ही फैल रहा है यार, तो इसलिए आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें देखा क्या जा रहा था, सिम्टम्स क्या देखे जा रहे थे कि जो इंसान है उसको जैसे जो कॉमन कोल्ड वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि उसका गला बहुत ज्यादा खराब हो गया, ठीक है, उसको जुकाम हो रहा है, लगातार खांसी हो रही है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स ही एचएमपीवी वायरस में देखे जा रहे थे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ही बेंगलुरु की बच्ची में भी देखा गया यही वायरस, राजस्थान में भी एक बच्चे में देखा गया, ठीक है। बट उसमें कहा गया कि ये चाइना की वजह से नहीं आया, ऐसा नहीं कि वो चाइना से घूम के आए इसलिए उनको ये वायरस हो गया, नहीं। वो तो भाई ये वायरस पहले से ही इंडिया में भी एग्जिस्ट करता था, तो वही बस वो अपने सिम्टम दिखा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी तक कोई भी पैनिक की बात नहीं है, बट फिर भी हम लोग चाइना पे क्लोज्ड सर्विलांस रख रहे हैं, ठीक है। क्लोज सर्विलांस इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि चाइना की आदत आपको पता ही है कि वो सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें उसे छुपा कर रखता है ना। काफी ज्यादा क्लोज कंट्री है, अपने आप को बंद करके रखता है, एक्सपोज नहीं होने देता। तो हम लोग थोड़ा सा उनके ऊपर नजर रख रहे हैं। प्लस हम लोग डब्ल्यूएचओ के भी लगातार कांटेक्ट में है कि डब्ल्यूएचओ के पास कोई भी जानकारी आती है तो हम लोग को भी इस वायरस के बारे में और सारी चीजें पता चलेगी, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई भी तो हम लोग उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेम वही चीज है यार कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल फेटर्निटी है, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज कही गई मेडिकल फेटर्निटी की तरफ से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि वॉक्स आउट ऑफ असेंबली विदाउट रीडिंग कस्टमरी एड्रेस, ठीक है। तो फिर से वही चीज हुई, आपको पता है ये कौन है? ये है आर एन रवि, ठीक है। ये गवर्नर है कहाँ के? ये गवर्नर है तमिलनाडु के, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब पहले पूरा इशू समझेंगे। आपको पता है कि जब भी कोई नया साल आता है, जैसे कि 2025 अभी हो गया, तो इसका जो पहला सेशन होगा पार्लियामेंट के केस में प्रेसिडेंट उसे एड्रेस करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में क्या होता है कि इसका पहला सेशन जो होगा, जो भी बजट सेशन होगा, उसको प्रेसिडेंट लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गवर्नर क्या है? गवर्नर भी सेम है, जैसे प्रेसिडेंट है यूनियन लेवल पे, वैसे ही स्टेट में गवर्नर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गवर्नर का काम था कि ये पहला एड्रेस लेंगे स्टेट असेंबली का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो गवर्नर कौन? आर एन रवि साहब को लेना था तमिलनाडु में, इनको पहला एड्रेस करना था, ये आपको ध्यान रखना है। बट ये बीच में ही छोड़कर निकल लिए, ठीक है, बीच में ही छोड़कर ये असेंबली छोड़कर चले गए। अब आप इसको समझेंगे कि क्यों चले गए, ठीक है। अब इनका कहना था कि भाई आप लोगों ने नेशनल एंथम का अपमान किया है, जो आपको नहीं करना चाहिए था। अपमान कैसे? जब भी कोई सेशन स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग में ही नेशनल एंथम को बजाया जाता है, और जैसे ही सेशन खत्म होता है तो उसके बाद भी नेशनल एंथम को बजाया जाता है। बट आप ये करने में नाकामयाब रहे, आप ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए मैं एड्रेस ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसको यह देख के जो डीएमके पार्टी है, उसके जो चीफ है स्टालिन, ठीक है, उनको काफी ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये तो चाइल्डिश बिहेवियर इनका, हमेशा पहले भी इन्होंने ऐसे किया था और फिर इन्होंने ऐसा ही किया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले भी आर एन रवि साहब ने भी ऐसा ही किया था, क्योंकि उस टाइम डीएमके की तरफ से उनको कुछ ऐसी स्पीच लिखी गई थी जिसमें तमिलनाडु को सेपरेट हिस्सा दिखाने की कोशिश करी गई, किससे? इंडिया से, ठीक है। तो इस वजह से आर एन रवि काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब सीएम जो कहेंगे, जैसा लिखकर कहेंगे, वैसा का वैसा ही पढ़ूंगा। अगर
देश की सिक्योरिटी की बात आती है तो मैं अपने हिसाब से भी चीजों को मोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा बहस हो गई थी लास्ट टाइम। और लास्ट टाइम ये भी हुआ था कि लास्ट टाइम भी नेशनल एंथम को नहीं बजाया गया था, इसकी वजह से भी आर एन रवि गुस्सा हो गए थे, ठीक है। अब आपको सोचना है कि इसमें सही कौन और गलत क्यों कौन, क्योंकि आपको पता होगा कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करना पड़ता है, ये चीज आपको पता ही होगी, है ना। पर ये भी है कि कभी कभी जो गवर्नर है उसको अपने डिस्क्रिप्शन पे भी काम करना होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कहीं पे ऐसा दिया नहीं हुआ है कि इस टॉपिक पे गवर्नर जो है डिस्क्रिप्शन पे काम करेंगे और इस टॉपिक पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे काम करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये खुद ही डिसाइड करना होता है किसको, ये गवर्नर को ही डिसाइड करना होता है कि उनका डिस्क्रिप्शन किस चीज में है और किस चीज में नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि गवर्नर के सामने जब नेशनल एंथम नहीं बजा तो फिर से गुस्सा हो गए और ये बीच में ही निकल कर चले गए। इस वजह से जो डीएम के पार्टी ने उनको काफी क्रिटिसाइज किया कि ऐसा नहीं आपको करना चाहिए था। वहां के कस्टम क्या रहा है, हमेशा से कन्वेंशन क्या रहा है, तमिलनाडु के स्टेट असेंबली में हमेशा क्या होता था कि तमिलनाडु का स्टेट सॉन्ग बजाया जाता था और लास्ट में जैसी असेंबली खत्म होती थी उसके बाद नेशनल एंथम बजाया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट गवर्नर का कहना है कि कभी भी असेंबली स्टार्ट होती है तो उससे पहले ही पूरे इंडिया में ही यही देखा जाता है कि पहले आपको नेशनल एंथम बजाना पड़ेगा और लास्ट में भी आपको नेशनल एंथम बजाना पड़ेगा, और यही कानून के हिसाब से भी यही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट तमिलनाडु ने ऐसा करने से मना कर दिया, मतलब तमिलनाडु की जो पार्टी है डीएमके ने, क्योंकि उनकी मेजोरिटी है तो उनकी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने ये करने से मना कर दिया, तो इस वजह से आर एन रवि साहब काफी गुस्सा हो गए थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यही कस्टमरी प्रैक्टिस थी, ये इन सारी चीजों की वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है अभी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, क्या, किस चीज के बारे में, गवर्नर के बारे में, है ना। गवर्नर क्या होते हैं ये तो चीज आपको पता ही है, जैसे यूनियन में प्रेसिडेंट हो गए वैसे ही स्टेट में हो गए गवर्नर, ये चीज आपको पता है, ठीक है। अब जो गवर्नर टॉपिक है पूरा ये है आपका स्टैटिक का पार्ट, है ना, बट इससे रिलेटेड हम कुछ चीजें लेके चलेंगे, गवर्नर से रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इन्हें नॉमिनल हेड कहा जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड कहा जाता है यूनियन में, तो वैसे ही ये नॉमिनल हेड है, बस नाम के ये हेड है किसके, स्टेट का, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हेड ऑफ स्टेट है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कहा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। गवर्नर जो है इनको एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, मतलब जो भी सेंटर में सरकार है उसका एजेंट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट किसके कहने पे करते हैं, प्रेसिडेंट कहने पे करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो यूनियन लेवल पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके कहने पे ही जो प्रेसिडेंट है अपॉइंट करते हैं किसको, गवर्नर को, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसलिए इनको एजेंट ऑफ गवर्नर भी कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे काम करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे कैच आपको ध्यान रखना है कि 1976 में एक केस हुआ था हरगोविंद पंत केस, ठीक है, हरगोविंद पंत केस, हरगोविंद पंत केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि जो गवर्नर है ना भाई, ये एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे काम नहीं करेंगे, ये तो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, ठीक है, इसको इंडिपेंडेंट ऑफिस बताया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में आएगा कि जो जो गवर्नर है वो इशारों पे काम करता है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप सोचेंगे यार बात तो सही कह रहा है ये, ठीक है, तो इसको टिक लगा के आ जाता है, पर आपको ध्यान रखना है कि नहीं, ये तो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड इट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई जॉब कर रहे हैं, जो भी गवर्नर है वो कोई जॉब नहीं कर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, ना ही वो कोई ऑफिस है जो कि बात मानेंगे किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने हिसाब से काम करेंगे कि ये तो, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडिपेंडेंट भी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये बात किसमें कही गई थी, हरगोविंद पंत केस 1976 में कही गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज पक्का ध्यान रखना भाई, ये जो हरगोविंद पंत केस, ठीक है, जो केसेस से रिलेटेड होता है ना, तो वो चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखते हुए चलनी पड़ेगी गवर्नर्स के बारे में, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एक दो चीज और देख लेते हैं, गवर्नर बनने के लिए क्या चाहिए, गवर्नर बनने के लिए तो पहली बात तो आप इंडिया के भारतीय होने चाहिए, है ना, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, दूसरी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि आपकी उम्र जो है वो 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए या 35 साल होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना, आई थिंक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और एक बार देख लेंगे इसके बारे में कुछ और, गवर्नर के बारे में ये देख लीजिए कि गवर्नर आपको पता ही होगा, जैसे रामनाथ कोविंद जी थे, है ना, वो कहाँ के थे, वो थे यूपी के, बट बने थे वो बिहार के गवर्नर, ठीक है। तो इसलिए जो गवर्नर होता है वो आउटसाइड स्टेट का होता है, ठीक है, स्टेट उसी स्टेट का नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जिस स्टेट का गवर्नर बनेंगे उस स्टेट के रहने वाले नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जो सीएम है वो एक्चुअली में हेड ऑफ गवर्नमेंट है, और
जो पब्लिक है उन्होंने सीएम को चुना है, ना कि गवर्नर को, ठीक है। तो इस वजह से क्लैश ना होने लग जाए दोनों के, ऐसा ना लगने लग जाए गवर्नर को कि भाई उनके लोग भी तो इसी स्टेट में है तो वो उनकी हेल्प करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आउटसाइड स्टेट के लोगों को चूज किया जाता है गवर्नर, ठीक है। जैसे बिहार का जो गवर्नर होगा वो बिहार के रहने वाले नहीं होंगे, वो किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले होंगे, वही बिहार के गवर्नर बन सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। और ये जो चीज है ये एक कन्वेंशन है, ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या आएगा कि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा याद करके चलना होगा, ठीक है। तो गवर्नर के बारे में आई थिंक आप ये सारी चीज समझ चुके होंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन कौन है, तो कौन कौन है, गवर्नर हो गए, सीएम हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, और एडवोकेट जनरल है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही स्टैटिक का पार्ट है तो आप इसको समझेंगे, ठीक है। हमारी स्टैटिक की जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, हमारे ऑफलाइन बैचेस में स्टार्ट होगी, तो आपको मैं अनाउंस कर दूंगा, तो आपको इससे काफी ज्यादा फायदा होगा, है ना। वहां पे ज्वाइन करिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी डाउट्स आपके बचने वाले नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट है ममता से सेंटर सपोर्ट्स द कुंभ मेला बट नॉट द गंगा सागर मेला, ठीक है। अब ममता बनर्जी जो कि सीएम है वेस्ट बंगाल की, इन्होंने बड़ा बड़ा आरोप लगा दिया किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। इन्होंने आरोप लगाया कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की सरकार है, कुंभ मेला को तो इतने पैसे दे रही है, ठीक है, करोड़ों करोड़ों में उनको पैसे दे दिए जा रहे हैं, ठीक है, इतना सपोर्ट कर रही है, ठीक है, बट हम लोग का जो गंगा सागर मेला है उसको सपोर्ट नहीं करती कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आरोप लगाया किसने, ये लगाया गया टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो गंगा सागर मेला है उसको नेशनल मेला का भी स्टेटस नहीं दिया गया। नेशनल मेला क्या होता है, जब नेशनल मेला का एक बार आपको स्टेटस मिल गया तो काफी ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग भी आती है, ठीक है। कुंभ मेला एक उसको नेशनल मेला का स्टेटस प्राप्त है, उसकी वजह से उसको काफी फंडिंग मिलती है, बट इसको फंडिंग नहीं मिल पा रही, इसकी वजह से जो ममता बनर्जी है काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको चीजों को ध्यान रखते हुए चलना है। इन्होंने कहा कि हर बार जो है जब भी कुंभ मेला को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट काफी पैसे दे रही है, बट इस बार और जो गंगा सागर हम लोग जो एनुअली जो हम लोग गंगा सागर मेला ऑर्गेनाइज करते हैं वो सिर्फ हम लोग अपने ऊपर अपने बलबूते पे करते हैं। हम लोग ही करोड़ सौ रुपीस लगाते हैं, बट इसमें 1 रुपया भी सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं लगता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गंगा सागर मेला के बारे में आप जानते होंगे, गंगा सागर मेला क्या है। गंगा सागर मेला के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आप चीजों को समझ लेंगे, ठीक है। गंगा सागर और ये कुंभ मेला के बारे में तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं ना। कुंभ मेला स्टार्ट होने वाला है, आपको पता ही है ना। काफी ज्यादा ऑस्पिशियस मेला है, 45 करोड़ से भी ज्यादा लोग आने की संभावना है, समझ लो, ठीक है। यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, यूपी की पॉपुलेशन से भी दोगुने जो लोग हैं वो कुंभ मेला में एज अ डिवोटी आने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको लार्जेस्ट लार्जेस्ट पिलग्रिम पिलग्रिमेज पिलग्रिमेज गैदरिंग लार्जेस्ट पिलग्रिमेज गैदरिंग का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। सबसे ज्यादा डिवोटी, सबसे ज्यादा श्रद्धालु हैं एक साथ एक जगह पे गैदर होते हैं, कहाँ पे, कुंभ मेला के अंदर। ये इसको ये मान्यता प्राप्त है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से मेला को लार्जेस्ट पिलग्रिमेज गैदरिंग के नाम से जाना जाता है, कि मतलब कहा जाता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं, तो उसे कहा जाता है कुंभ मेला को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, जो कि हर साल, इस पर महाकुंभ है तो 12 साल बाद लगता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गंगा सागर जो मेला है ये सेकंड लार्जेस्ट, ये चीज आपको नहीं पता होगी, सेकंड सेकंड लार्जेस्ट पिलग्रिमेज गैदरिंग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पे कौन हो गया, कुंभ मेला हो गया, और गंगा सागर जो हो गया सेकंड लार्जेस्ट पिलग्रिमेज मेला हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गंगा सागर मेला के बारे में पता होगा, ये भी मकर संक्रांति के बाद ही लग रहा है, आपको पता है कुंभ मेला, और गंगा सागर मेला भी हमेशा मकर संक्रांति के टाइम पे ही लगता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा कवर करते हुए चलना है। गंगा सागर मेला जिस आइलैंड पे मनाया जाता है, ये वेस्ट बंगाल के पास में है, सागर आइलैंड पे मनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस आइलैंड पे जाने के लिए भी हमारे पास सुविधा नहीं है, ऑब्वियसली आइलैंड तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना। तो इसके लिए ही ममता बनर्जी कई सालों से कह रही थी बीजेपी को कि यार यहाँ पे ब्रिज बना दो कम से कम हमारे जाने के लिए। तो जो बीजेपी है वो करने में नाकामयाब रही, सेंट्रल गवर्नमेंट करने में नाकामयाब रही। ये किसने कहा, ये कहा ममता बनर्जी ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्होंने यही बात कही कि हम लोग तो यार कई सालों से ब्रिज की बात करें, बट ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ब्रिज बनाते ही नहीं है, ब्रिज बनाना इंपॉर्टेंट है। इनके पहले एक यूनियन मिनिस्टर ने कहा था कि हम लोग बनाएंगे, बट फिर भी इन्होंने अभी तक बनाया नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा कवर करके चल रहे होंगे। आई थिंक आप ये सारी चीज समझ चुके होंगे। कुंभ मेला मैंने आपको बता दिया, अभी मैंने आपको बता दिया गंगा सागर मेला, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इस बार भी मेला से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आपको पता है कितना मतलब बचकाना सा क्वेश्चन आ रखा था इस बार बीपीएससी में, ठीक है। तो देखते हैं आगे।
फिर भी आपको सारी चीजों को समझते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है एनएचआरसी कंसर्न्ड एट डेथ ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स डिस्पाइट स्टेप्स टू इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है। तो एनएचआरसी ने कंसर्न जारी किया है सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं उनकी डेथ को लेके, ठीक है, कि बहुत सारे सैनिटेशन वर्कर्स की डेथ हो जा रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है अभी, क्योंकि हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा जा रहा है कि जो सैनिटेशन वर्कर होते हैं, ठीक है, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें 300 ज्यादा लोगों की मौत हो गई लास्ट के 5 सालों में, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग करने की वजह से, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब जो आपको पता है ना, गटर, ठीक है, जहाँ पे जो वेस्ट जाता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, उसको वो लोग अपने हाथ से मतलब मैनुअली जाके उसे साफ करते हैं, ठीक है, अपना जो भी चीजों को ले जाके, इक्विपमेंट को ले जाके वो साफ करते हैं। ये कितना ज्यादा समझ लो कि उनके डिग्निटी के विरोध में है, ठीक है, मतलब उनकी डिग्निटी को कितना असर पड़ता होगा, क्योंकि उनको जितने भी मलमूत्र है उस सबको इकट्ठा करना पड़ता है, हटाना पड़ता है अपने हाथों से, तो उनकी डिग्निटी के ऊपर काफी बड़ा सवाल उठ जाता है, ठीक है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग को इसी वजह से बैन कर रखा है ऑफिशियली, तो ठीक है, ऑफिशियली तो इसे बैन कर रखा है कब, 1993 में ही हम लोगों ने बैन कर दिया था, ठीक है। बट स्टिल अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, जिसकी वजह से अभी तक अराउंड 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है लास्ट के 5 सालों में। ये तो मैं ऑफिशियल डाटा बता रहा हूँ, वैसे तो कई सारे लोग होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये एनएचआरसी ने इसके ऊपर थोड़ा कंसर्न जताया, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि एनएचआरसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो एनएचआरसी के नए चेयरमैन बने हैं, फिर से याद कर लो, वी रामा सुब्रमण्यन। अब आप इस चीज को भूलोगे नहीं, ठीक है। तो एनएचआरसी के नए चेयरमैन, इसके बारे में ऑलरेडी, इसलिए जिसने भी मेरे पुराने करंट अफेयर्स नहीं देखे वो जाकर देखेगा, वी रामा सुब्रमण्यन, रामा सुब्रमण्यन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा, तभी कुछ बात बनने वाली है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में आ सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है समझ में आ गई। मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 के तहत इसको बंद बैन कर रखा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा कवर करते हुए चलना होगा। नेक्स्ट है आपको लॉरेंस बिश्नोई वाला केस याद होगा, जिसमें आरोप लगा था लॉरेंस बिश्नोई पे कि उन्होंने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई है, ये आपको पता है, ठीक है। आपको पता होगा कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़े हुए हैं किसके, सलमान खान के, और सलमान खान को मारना चाहते हैं ना। अब उनके कुछ अपने पर्सनल रीजन भी होते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि उनके बहुत सारे अलग अलग टाइप के रीजन होते हैं, अपना नाम भी बनाना होता है, बट वो पब्लिकली तो कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे एक डियर को मारा था, इसलिए हम लोग भी उनको अब मारेंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने हत्या फिर बाबा सिद्दीकी की क्यों कर दी, तो इस केस में खुलासा हुआ है चार्जशीट में कि इन्होंने हत्या इनकी बस ऐसे ही कर दी, ठीक है, क्योंकि ये घूमते थे किसके साथ, सलमान खान के साथ, सलमान खान के काफी करीब थे, सलमान खान को नहीं मार पा रहे तो सीधा बाबा सिद्दीकी को ही फालतू में ही मार दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपने अक्टूबर में सुना होगा जिशान सिद्दीकी जो बाबा सिद्दीकी के बेटे थे, ये उनके ऑफिस से निकल रहे थे तो 3-4 लोग आए और इनको मारकर चले गए, ठीक है। ये जो पूरा गैंग था इसमें कई सारे लोग थे और इनकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनमोल बिश्नोई कौन है, ये लॉरेंस बिश्नोई के ही भाई हैं, आपको ध्यान रखना है, और उन्होंने ही इनकी हत्या कराई थी, किसकी, बाबा सिद्दीकी की, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले जब उन्होंने क्लेम किया कि हम लोगों ने इनको इसलिए मारा क्योंकि सलमान खान के दोस्त रहे हैं, काफी करीबी रहे हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि नहीं यार सिर्फ ये बात नहीं होगी, कुछ पक्का बिजनेस की बात होगी, बट नहीं, चार्जशीट में भी यही निकल के आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाबा सिद्दीकी वाले में मैंने आपको अपडेट दे दिया है ना, बहुत दिन पहले आपने सुना होगा, फिर उसके बाद आप भूल चुके होंगे कि अभी क्या चल रहा है, तो एक तरीके से आपको अपडेट भी मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी जो उनके जो बेटे हैं जिशान सिद्दीकी, वो एनसीपी की तरफ से चुनाव लड़े थे, ठीक है। एनसीपी अजीत पवार वाला जो गुट है उनकी तरफ से चुनाव लड़े थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये लोग काफी विरोध में रहते हैं बीजेपी के, बट अजीत पवार वाले में ये ज्वाइन किए थे और एनसीपी का अलायंस हो रखा था किसके साथ, बीजेपी के साथ, महाराष्ट्र में, आपको पता ही है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो अनाउंसेस रेजिग्नेशन, कंट्री डिजर्व्स अ रियल चॉइस इन इलेक्शन, ठीक है। तो ये किसने कहा है, ये कहा जस्टिन ट्रूडो ने। अब मैं इनसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको ये चीज समझने में इतनी देर क्यों हो गई, ठीक है। सबको ही पता है कि आप रियल चॉइस नहीं हो इलेक्शन में, ठीक है। इनके ऊपर, इनके खिलाफ बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं आते, प्लस इन्होंने हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि हम लोग की गवर्नमेंट एजेंट भेजती है और खालिस्तानी जो है, जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, उनको मरवाने का काम करते हैं, कौन, हमारा इंडिया, ठीक है। सीधा सीधा इन्होंने इंडिया में आरोप लगाया, कहाँ पे, कनाडा के पार्लियामेंट में रहकर, जिसकी वजह से काफी ज्यादा खटास भी आ गई थी इंडिया और कनाडा के बीच में, ठीक है। हमारे लोग, जो इंडिया के जो लोग हैं, उनकी खास बात तो यही है, ठीक है, जैसे ही वो कुछ इंडिया के अगेंस्ट में देखते हैं तो सीधा शुरू हो जाते हैं कि भाई नहीं, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा है, उसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन इंटरनेट पे है वो भी ज्यादा है, और उसकी वजह से जो हमारी वॉइस है वो काफी ज्यादा फैलती है हर जगह, ठीक है। तो कनाडा को इन सारी चीजों से भी परेशानी होती है कि यार
जो इंडिया के लोग, इतने ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो अपनी बात को ज्यादा ही फोर्सफुली, मतलब ज्यादा ही अच्छी तरीके से रख पाते हैं कहाँ पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है, जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, ठीक है। इनको काफी हेट भी मिलता था, इवन कैनेडियन लोग इनको काफी ज्यादा हेट करते थे, क्योंकि ये इन्फ्लेशन, ये सब कुछ भी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते थे, ठीक है। इसी के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा कि क्यों ना एक गवर्नमेंट को पकड़ लिया जाए और उसको बदनाम किया जाए, ठीक है। आपको पता होगा कि छोटी छोटी कंट्री जो है, अगर उस पर कुछ बोल दिया जाता है तो वो काफी एग्रेसिवली रिएक्ट करती है, ठीक है। बट सबको पता है कि इंडिया जो है उतना एग्रेसिवली रिएक्ट नहीं करेगा, तो इन्होंने सोचा कि एक बार हम लोग इंडिया पे ही बदनाम कर देते हैं, ठीक है। बट आपको पता ही है कि फिर उसके बाद क्या रिएक्शन आया, काफी ज्यादा रिश्ते खराब हो गए किसके बीच में, इंडिया और कनाडा के बीच में, ठीक है। 2015 में नवंबर में ये सरकार में आए थे, ठीक है। इनके जो पिताजी हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कनाडा के, और उनके टाइम भी काफी रिश्ते खराब थे इंडिया के और कनाडा के, और इन्होंने भी सेम वही काम किया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब टोटल 9-10 साल बाद इन्होंने अब रेजिग्नेशन दे दिया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट ये एकदम से अपनी पोस्ट को खाली नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि इन्होंने टाइम लिया है मार्च तक का, कि मार्च में ये अपने पोस्ट को खाली करेंगे जब कोई नया लीडर को चुन लिया जाएगा इनकी पार्टी को, ठीक है। तो मतलब इन्होंने अपनी जो पार्टी की जो लीडरशिप है उससे भी अपना त्याग पत्र दे दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मार्च में रेजिग्नेशन मतलब इनका अप्रूव हो जाएगा, दैट मींस कि आप रेजिग्नेशन अपना पद छोड़ देंगे मार्च तक, तब तक उसके बाद सितंबर में तो इलेक्शंस ही है, मतलब अभी इनको छोड़ने में काफी टाइम है, उसके बाद फिर तुरंत इलेक्शंस भी हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एकदम से नहीं जाने वाले, अभी अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है, 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट देखा क्या जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो क्या कह रहे हैं कि वो इस बार हो सकता है इलेक्शंस में पार्टी ना ले, ठीक है। मतलब इस बार जो पार्टी है उनको सपोर्ट नहीं करेगी एज अ लीडर ऑफ द पार्टी, ठीक है, और लीडर ऑफ द पार्टी नहीं बनेंगे तो ये एक तरीके से चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे प्राइम मिनिस्टर पद का, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा अगेंस्ट में हैं इनके, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, तो इनके अगेंस्ट में भी काफी सारे लोग हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आ गया, काफी रिश्ते खराब करे इंडिया और कनाडा के, और फिर इनको प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी, और अब ये कहर नहीं सह पाए डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, और अब इनको अपना पद छोड़ना पड़ा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्डी दत्ता दामोदर नायक बुक्ड फॉर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट इन गोवा सेज नॉट अफ्रेड, ठीक है। तो साहित्य अकेडमी अवार्डी है ये कौन? दत्ता दामोदर नायक, ठीक है। गोवा में इन्होंने वहां के एक रीजनल जो टीवी चैनल होता है वहां पे उनसे बात करते हुए, इन्होंने जो प्रीस्ट होते हैं, जो मंदिर में जो पंडित होते हैं, उनको उन्होंने लुटेरा बता दिया और बताया कि ये तो डकैत होते हैं, ठीक है, और जबरदस्ती पैसे निकलवाते हैं किससे? लोगों से, ये इन्होंने क्लेम किया, ठीक है। अब ये अपने आप को एथिस्ट बताते हैं, मतलब ये किसी धर्म से संबंध नहीं रखते, ठीक है। बट आपको पता होगा कि इंडिया के एथिस्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनको ये हक मिल जाता है कि वो सारी जितनी भी रिलीजन है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, उनको फिर गाली देता रहे, ठीक है। ये अपना वो हक समझते हैं, तो इन्होंने भी लगता अपना हक समझा होगा, और फिर इन्होंने काफी गालियां दी किस चीज को, कि जो पंडित लोग हैं ना, ये तो क्या बोलते हैं, लुटेरे होते हैं, ये तो डकैत होते हैं, ये बात कही। तो इससे आहत होके सतीश भट्ट नाम के व्यक्ति ने सीधा जाके इनके ऊपर एफआईआर करवा दी है कि यार देखो, आपके रिलीजियस बिलीफ कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके पर्सनल है, आप चाहे भगवान को मानो या चाहे ना मानो, बट पब्लिकली उसको बोलना कि अरे भाई ये दूसरे को भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये तो लुटेरे हैं, ये तो डकैत हैं, इस टाइप से, ये बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हम लोग तो भाई मानते हैं भगवान जी को। ये चीज किसने कही? सतीश भट्ट जी ने कही, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इनके ऊपर थोड़ा सा हो गया है, एफआईआर हो गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसे साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स, द साहित्य अकेडमी द्वारा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 24 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, और जो भी इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली बार 1955 में दिया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जो भी इंडिया की जो कल्चर, इंडिया का जो साहित्य है उसको प्रमोट करेगा, उसको ये अवार्ड दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब स्टार्टिंग में ये अवार्ड दिया जाता था तो उस टाइम 5,000 रुपए मिलते थे, बट अब इसकी जो राशि है, धनराशि है, उसको 1 लाख बढ़ाकर कर दिया गया है, और साथ में एक शॉल भी मिलता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैसे बड़ी बात नहीं है, शॉल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो रिकॉग्निशन मिलना कि भाई जो आपका काम है वो काफी ज्यादा क्रांतिकारी है, काफी ज्यादा बढ़िया काम किया आपने, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अवार्ड मिलने के लिए ये चीज होना जरूरी है कि जो भी बुक के लिए आपको मिल रहा है वो कम से कम 5 साल पहले ही रिलीज हो चुकी होगी, ताकि हम लोग को उसको देखना भी है कि लोगों का क्या इंपैक्ट पड़ा है उस पर, ठीक है, मतलब लोगों पे क्या इंपैक्ट पड़ा है उस बुक का, ये सारी चीज भी देखी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में, ठीक है। पता चल गया कि कब दिया गया था पहली बार और कौन देता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हर साल ही दिया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, दिल्ली असेंबली पोल्स, दिल्ली में अभी इलेक्शन होने वाले हैं ना, टू काउंटर आप कैश स्कीम गारंटी, कांग्रेस लॉन्चेस प्यारी दीदी योजना, ठीक है। अब देखो अभी हो क्या रहा है,
मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना करके एक बीजेपी ने स्कीम चलाई। उससे पहले आम आदमी पार्टी ने पहले क्या कहा था, जब वो 2 बार इलेक्शन लड़े तो दोनों बार में कहा कि हम लोग ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, पानी ले लो फ्री, बिजली ले लो फ्री, वुमेन को बसेस कर दो फ्री, ठीक है, मतलब हर चीज फ्री 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 करने की बात की, ठीक है। इसी के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आवाज उठाई थी और कहा था कि ये तो रेवड़ी कल्चर है भाई, इसको छोड़ दो, ये रेवड़ी कल्चर तुमको बांटने से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पार्टी बीजेपी की तरफ से भी सेम ही ऑफर करा गया है ना। उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किया, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना करके ये योजना चलाई जिसमें उन्होंने वुमेन्स को पैसे दिए, ठीक है। सेम चीज फिर उसके बाद झारखंड में करी गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर हेमंत सोरेन द्वारा, जिसमें उन्होंने अ, अपनी एक स्कीम चलाई, ठीक है, मुख्यमंत्री माझी ऐसे करके उन्होंने एक स्कीम चलाई थी, ठीक है। फिर सेम चीज मध्य प्रदेश में करी गई, मध्य प्रदेश में करी गई, मध्य प्रदेश नहीं सॉरी महाराष्ट्र में करी गई, किसके द्वारा, बीजेपी के द्वारा और शिवसेना के द्वारा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सेम चीज दिल्ली इलेक्शंस में कौन करने वाला था, आम आदमी पार्टी, तो उससे पहले कांग्रेस ने ही कर दिया कि भाई आम आदमी पार्टी तो आपको 2100 रुपए दे रही है ना, तो हम लोग अब आपको 2500 रुपए देंगे हर एक वुमेन को, ठीक है। क्योंकि अभी अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम लोग हर एक वुमेन को 2100 रुपए देंगे, ठीक है। इनके पास जो पहले से इन्होंने जो गवर्नमेंट सर्विसेज में कुछ लोगों को लिया था उसको देने के तो पैसे बचते नहीं है, और इन्होंने क्या वादा कर दिया है कि 2100 रुपए देने वाले हैं हम लोग हर साल हर एक वुमेन को, ये हर हर एक महीने हर एक वुमेन को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कांग्रेस ने क्या करा कि प्यारी दीदी योजना लॉन्च कर दिया और इसमें कहा कि अगर हम लोग पावर में आते हैं तो हम लोग 2500 रुपए देंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तरीके से होड़ सी लग गई है इस रेवड़ी कल्चर को लेके, और इसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, ठीक है। बीजेपी ने भी अपने अलग अलग स्टेट्स में सेम ही चीज किया है, एक तरीके से रेवड़ियां बांटी जा रही है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन को आई थिंक इनके इसके ऊपर सख्त कदम उठाना चाहिए। एक पहले रिकमेंडेशन ये भी दिया गया था कि जो भी बोल रहा है कि हम लोग ये देने वाले हैं वो देने वाले हैं, उसको ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पैसे देने वाला है उसके जेब से तो आएंगे नहीं, तो उसको ये भी बताना पड़ेगा कि वो पैसे आएंगे कहाँ से, ठीक है। ये भी चीज बताएगी ताकि लोगों में समझ बढ़े कि ये भाई कहाँ से निकाल के, मेरे ही जेब से तो पैसे निकाल के दूसरे जेब में ये लोग डालने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं कि अपनी तरफ से देंगे। तो यही बात अभी चल रही है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया अनइक्वीवोकली कंडेम्स पाकिस्तान बॉम्बिंग ऑफ अफगान टारगेट्स, ठीक है। तो इंडिया ने कंडेम किया है किसको, पाकिस्तान को, कि भाई आपने जो स्ट्राइक करी है किसके ऊपर, अफगानिस्तान में, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान ने अटैक किया किसके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, और अफगानिस्तान में वो मारना चाहता था टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के टेररिस्ट को, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से टेररिस्ट है, बट वो मार के किसको आया, पाकिस्तान में वहां की महिलाओं को और बच्चों को, ठीक है। इसकी वजह से तालिबान काफी गुस्सा हो गया था और उसने कई सारे फाइटर्स भेजे, और फिर 20 के आसपास जो लोगों को मार दिया गया, 20 के आसपास शहीदों जो 20 के आसपास जो पाकिस्तान आर्मी के जवान थे उसको मार दिया गया, किसकी तरफ से, तालिबान की तरफ से, ठीक है। अब इंडिया ने काफी ज्यादा कंडेम किया है किसको, पाकिस्तान को, कि यार आपको ये सब काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप इस तरीके से दूसरे देश में जाके वहां के बच्चों को और वहां की महिलाओं को मार के आ जाते, इसको हम बहुत ज्यादा बुरी जो वैसी बुरी तरीके से हम लोग उसको कंडेम करते हैं। किसने कहा, ये कहा रणधीर जायसवाल ने, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी कंट्री नहीं है जो कि अफगानिस्तान में सपोर्ट में आया, बट इंडिया उसके सपोर्ट में आया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता ही है कि तालिबान ऑफिशियली तो नहीं बट अनऑफिशियली इंडिया थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ही देता है। तालिबान को नहीं करा, वहां के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करा, इसलिए उनके लिए चावल वावल जो होता है, जो खाने पीने की चीज है, वो सारी चीजें भेजता रहता है, आपको पता ही है, ठीक है। वहां पे गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या तालिबान हो, हम लोग वहां के लोग को सपोर्ट करते हैं, आपको पता है। अफगानिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उनको अपने भाई जैसा समझते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, बांग्लादेश कोर्ट इशूज सेकंड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट एक्स पीएम शेख हसीना, ठीक है। तो आपको पता ही है कि वहां के कोर्ट ने फिर से अरेस्ट वारंट जारी कर दिया किसके ऊपर, शेख हसीना के ऊपर। आपको पता है शेख हसीना अभी इंडिया के अंदर है ना। इनको स्टेटस, कौन से स्टेटस के अंदर है, कि कोई पॉलिटिकल को स्टेटस प्राप्त है कि नहीं, कि इसको हम लोग अभी दे रहे हैं, मतलब अपने यहाँ पे शरण दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी इंडिया की तरफ से क्लियर नहीं किया गया, बट ये इंडिया के अंदर में ही आपको पता है। तो इनके खिलाफ फिर से अरेस्ट वारंट जारी हो गया, कहाँ पे, बांग्लादेश में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज, यूनियन कार्बाइड वेस्ट डिस्पोजल, एमपी हाईकोर्ट गिव्स 6 वीक्स टू गवर्नमेंट आफ्टर पीतमपुर प्रोटेस्ट, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो यूनियन कार्बाइड का जो वेस्ट है, जिसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आपको पता ही है, आज से 40 साल पहले कई सारे लोगों की मौत हुई थी, अराउंड 25,000 लोगों की मौत हुई थी 1984 में। ये सारी चीज मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, इसलिए मेरे पुराने लेक्चर्स देखो, सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब उसमें एक नया अपडेट आया है। तो हाईकोर्ट ने क्या कह रखा था कि जल्दी से जल्दी इसको पीतमपुर नाम की जो जगह है, ठीक है, वहां पे जाके इस सारे वेस्ट को अब आप डिस्पोज कर दो, ठीक है। और एमपी की गवर्नमेंट जो है ये करना भी चाहती थी, बट
लोगों ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया कि भाई हम लोग इस वेस्ट को आने नहीं देंगे अपनी जगह पे, क्योंकि इसकी वजह से कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है और हम लोग नहीं चाहते कि हमारे रहने वाली जगह पे इस टाइप के वेस्ट को डिस्पोज किया जाए। ठीक है, एमपी गवर्नमेंट ने काफी मनाने की कोशिश की, बट जो प्रोटेस्ट है काफी ज्यादा वायलेंट हो गया है। इसकी वजह से अब जो है हाई कोर्ट ने इसे स्टे कर दिया, 6 वीक दे दिए किसको, गवर्नमेंट को, कि 6 वीक तक आप आराम से सोचो और जैसे तैसे जो भी करना करो, करके इसको आराम से आप पीतमपुर स्टेशन पे पहुंचाओ इस जो मटेरियल को। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब उनको 6 महीने का, एक तरीके से 6 हफ्ते का मोहलत मिल गया है। नेक्स्ट है एक्स ग्रॉक एआई रिवाइव्स कंसर्न अबाउट डीफेक्स अहेड ऑफ दिल्ली असेंबली इलेक्शन। ठीक है, तो आपने एक दिल्ली में देखा होगा, एक डीप फेक वीडियो देखा होगा, उसमें देखा होगा आपने कि बाबा साहब अंबेडकर सीधा आशीर्वाद दे रहे हैं किसको, अरविंद केजरीवाल को, कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, तो फिर बीजेपी ने भी अपने कुछ फिर एआई वीडियोस बनाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसकी वजह से काफी ज्यादा कंसर्न बढ़ गया है, क्योंकि जो एक्स है, जो कि इलॉन मस्क उसको हेड करता है, आपको पता ही है कि राइट विंग के लीडर माने जाते हैं। कौन राइट विंग वाले माने जाते हैं? इलॉन मस्क। और इलॉन मस्क का कहना है कि भाई हम लोग फ्री स्पीच को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इस चीज पे बैन नहीं लगाने वाला, ये जो डीप फेक वीडियोस बन रही हैं वो बनती रहे, मैं उस पर बैन नहीं लगाने वाला इलेक्शंस पे। ठीक है, हालांकि यूएसए के इलेक्शंस में इनके हाल कुछ और होते हैं, और जब दूसरे देश के इलेक्शंस हो वहां पे कुछ और रहेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया के अंदर। ठीक है, मैनिपुलेट किया जा सकता है लोगों को, तो ये सब चीज बंद होनी चाहिए। बट इलॉन मस्क के एक्स ने ये करने से मना कर दिया, और इसकी वजह से दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है दोनों ही पार्टीज को। ठीक है, क्योंकि वो इस टाइप की डीप फेक वीडियोस चलाएंगे। ये देखो, ओरिजिनल व्यक्ति कोई और है, सेम वैसी वैसी फोटो बना देते हैं, तो आप कुछ डिफर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, कि कौन क्या है उसको आप समझ ही नहीं पाओगे, तो काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। आप खुद समझ लो कि आप ही कोई बॉस हो, ठीक है, और आपने अपने एम्प्लॉयज को सीधा एक ऑर्डर दे दिया, और आपके ऊपर किसी ने डीफेक वीडियो बना दी। ठीक है, ऑर्डर को चेंज कर दिया गया, कुछ ऐसा ऑर्डर दे दिया गया कि कल से आप सब लोग की 1 महीने के लिए छुट्टी। ठीक है, तो यार मतलब काफी ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा। फिर बॉस सोचेगा कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, और ये वीडियो कहाँ से आ गई, मेरी तरह ही बोल रहा है, मेरी तरह सारी बातें कर रहा है। ठीक है, तो सारी चीजें कॉपी हो सकती है, तो काफी बड़ा कंसर्न है। ठीक है, नेक्स्ट है चाइना सेज इट्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ओवर ब्रह्मपुत्र विल नॉट इम्पैक्ट वाटर फ्लोज टू इंडिया। ठीक है, तो आपको पता ही है चाइना एक डैम बिल्ड करने वाला है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। टोटल 137 बिलियन डॉलर्स के, मतलब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डैम होने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, किस पे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चाइना कहना है कि इससे इंडिया को कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही बांग्लादेश को पड़ेगा। ठीक है, बट आपको पता है कि पहले तो जिसको बनाना है वो पहले तो ऐसे कहेगा ही, बट एक बार वो बन गया उसके बाद काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ के बॉर्डर से ये इंडिया के अंदर एंटर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे तिब्बत में क्या जाता है, कहा जाता है, इसे यार्लुंग सांगपो नाम से कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यार्लुंग सांगपो नाम से कहा जाता है, बट इंडिया में आने के बाद ये ब्रह्मपुत्र रिवर से कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से होता है ये भी देख लो, चमयुंगडंग ग्लेशियर से स्टार्ट होता है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसको तिब्बत में कहा जाता है यार्लुंग जांगपो, और इसके होते हुए ये घुस जाता है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इंडिया में घुसता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चमयुंगडंग ग्लेशियर किसके पास में है, ये चीज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपने ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से पढ़ी है तो आप इस चीज को बता पाएंगे। ठीक है, चमयुंगडंग ग्लेशियर की सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट न्यूज देखिए, नेक्स्ट है हाउती मिलिशिया हैंडल्ड एंटायर्ड केस ऑफ निमिषा प्रिया। ठीक है, यमन एम्बेसी। अब देखो यार, यही फायदा होता है डेली करंट अफेयर्स करने का। मैंने आपको क्या बताया था निमिषा प्रिया के बारे में, कि इन्हें 2017 से ही जेल में डाला गया है, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, इनकी वजह से एक यमनी व्यक्ति की मौत हो गई थी, जो इनको काफी ज्यादा परेशान करता, फिर इन्होंने नींद की गोली दी, ज्यादा मात्रा में दे दी तो उसकी मौत हो गई, है ना। इसकी वजह से इनको जेल में पकड़ लिया गया था, और इनको मौत की सजा सुना दी गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यमन का जो हाउतीज का जो हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिस है, उसकी तरफ से भी कह दिया गया कि इसको तो हम छोड़ने वाले नहीं है, इसको तो हम लोग फांसी के फंदे तक पहुंचा के रहेंगे। ठीक है, बट हुआ क्या, अभी ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, और उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं इंडिया, अगर आप चाहें तो हाउतीज तो यार हमारे ही लोग हैं। ठीक है, हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। आपको पता ही है कि हाउतीज को बनाने में ईरान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, ईरान इंडिया का दोस्त है ना, मतलब दुश्मनी तो नहीं है, जैसे आपको पता ही है, और ईरान एक काफी ठीक ठाक दोस्त है इंडिया का, आपको पता ही है। ठीक है, अब क्या हो गया, तो इंडिया ने भी कही होगी कि हाँ भाई थोड़ा करवा दो, तो अब इन्होंने अपना एकदम से बयान बदल लिया है। अब इन्होंने कहा कि हम लोगों ने कभी बात ही नहीं करी किसकी, कि इनको सजा दी जाएगी मौत की। ठीक है, मतलब जो हाईएस्ट ऑफिस है उसकी तरफ से अभी कोई भी ऐसा ऑर्डर आया ही नहीं इनको मारने का। ठीक है, तो ये बात उन्होंने एकदम से बदल दी है।
इससे पहले तक सारे आप न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो यही था कि वहां से ऑर्डर आ चुका है कि अब इनको मारा जाएगा, बट अब यमन की जो एम्बेसी है वो क्या कह रही है कि नहीं भैया ऐसा कुछ भी बात नहीं कही गई है, अभी इनको ऑर्डर नहीं मिला है इनको मारने का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हो सकता है इनकी जान बच जाए, बच जाएगी तो अच्छी रहेगी, क्योंकि इन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। ये चीज़ सबको ही दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है permission to leave India must be refused to foreigners whose presence is required to answer a criminal charge सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई फॉरेनर व्यक्ति है वो इंडिया में आके कुछ गलत काम करता है और क्रिमिनल केस उसके ऊपर दायर होता है तो वो देश छोड़कर नहीं जा सकता जब तक वो उसकी यहाँ पे जवाबदेही तय नहीं होती। ये किसने कहा? ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक्चुअली पूरा केस क्या है, वहां पे एक नाइजीरियन नेशनल था, एक नाइजीरियन व्यक्ति था, वो ड्रग्स देते हुए, ड्रग्स बांटते हुए पकड़ा गया था, ठीक है। ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था, उसे पकड़ लिया और अब वो बोल रहा है कि अब तो उसे नाइजीरिया जाना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप नहीं जा सकते, आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज है, तो जब तक आपको आप इसका जवाब नहीं दोगे तब तक आप इंडिया छोड़ के जा ही नहीं सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी फॉरेनर अगर कुछ कांड करता है तो इंडिया छोड़ के ऐसा नहीं कि फिर बोल दे कि मैं जा रहा हूँ भाई दूसरे देश में, मेरे को बुलाया गया अपने देश में, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे फार्मर से रिलेटेड। आपको पता है कि ये हरियाणा बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। इनकी मांग क्या थी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पुराने लेक्चर देखो, सारी चीज समझ में आ चुकी होगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल भेजा है इनको मनाने के लिए, तो ये उनसे मिले तो सही, बट उनकी बात मानने से इन्होंने मना कर दिया है और इनकी जो जो हेल्थ है वो लगातार और भी खराब होती जा रही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसी लगी आज की वीडियो, है ना। क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल A1 IAS ऑफिशियल पे, ठीक है। कुछ पीटी फैक्ट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कम्युनिटी पोस्ट भी आपको मिल रही है, ठीक है। जो हमारी पूरी टीम है काफी अच्छी तरीके से मेहनत करी है, तो इसलिए आपको भी पीछे नहीं रहना और जो भी हो सके 2025 में जो भी आपने सोचा है आपको वो अचीव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।